जय हिंद साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम आज की वीडियो में आप लोगों के लिए 7 फरवरी ऑल शिफ्ट के सभी प्रश्न लेकर आए हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में दोस्तों आपके जो 7 फरवरी को एसएससी जीडी का दोस्तों जो एग्जाम हुआ है उसमें दोस्तों आपके जीके जीएस और हिंदी के जो भी क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं आज दोस्तों हम उसका एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो में दोस्तों शुरू से लेकर एंड तक जरूर जुड़े रहिएगा। मैं आपको जितने भी क्वेश्चंस मुझे कलेक्ट मैंने कर पाए हैं वो सारे क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करेंगे। और मैं सभी जितनी भी आपकी शिफ्ट होती हैं डेट बाय डेट मैं आपकी सभी की पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर देता हूं ताकि आप लोग पीडीएफ से अपनी तैयारी को कर सकते हैं। और जिन लोगों का अभी तक एग्जाम एसएससी जीडी का नहीं हुआ है तो जिनका भी दोस्तों नेक्स्ट डे को एग्जाम है तो भाई इन सभी शिफ्टों के क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा और इनसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे दोस्तों मैंने इस पीडीएफ में आप लोगों के लिए ऐड कर रखे हैं कि क्या क्या चीज़ें आप लोगों को पढ़ के जानी है, किस किस टॉपिक को आपको अच्छे से कवर कर लेना है। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों मैंने आपको 4 फरवरी, 5 फरवरी, 6 फरवरी इन तीनों डेटों के दोस्तों ऑल शिफ्ट के सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ विद वीडियो को मैंने आप लोगों को सेंड कर दिया है। और आज की इस वीडियो में आपको केवल और केवल 7 फरवरी की जितनी भी सभी शिफ्ट यानी कि फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों शिफ्टों के क्वेश्चंस के एनालिसिस दोस्तों इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो कैसा लगा तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा, क्योंकि भाई आप लोग जब कमेंट करते हो वीडियो को लाइक करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको दोस्तों आगे जो भी नोटिफिकेशन आएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिल सकेगी और आपकी दोस्तों बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो चलिएगा दोस्तों मैं अपने सेशन को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों एक बात मैं और आपसे लोगों से कहना चाहूँगा कि ये दोस्तों जो आप पीडीएफ देख रहे हो इसको दोस्तों तैयार करने में थोड़ा समय लगता है। और यदि इस पीडीएफ को यदि टाइप करने में कोई भी किसी क्वेश्चन को लेकर यदि कोई दिक्कत हो गई हो तो प्लीज़ दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा कि सर इसमें ये नहीं ये होगा। ठीक है, तो उस पर दोस्तों मैं जरूर सुधार कर लूँगा। ठीक है, और उसका मैसेज भी कमेंट में पिन कर दिया करूँगा। ठीक है, हो सकता है टाइपिंग में कई पॉइंट गलत हो गया हो लेकिन मैं अपनी ओर से दोस्तों 100% आप लोगों के लिए चीज़ें क्लियर करके लाता हूँ। ठीक है, तो चलिएगा दोस्तों मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पर 7 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट को जीके के एनालिसिस के बारे में कि 7 फरवरी की जो फर्स्ट शिफ्ट का जो एग्जाम हुआ था उसमें आपके कौन कौन से क्वेश्चन बने थे। तो देखिएगा आपको मैंने बता रखा है कि आपके एग्जाम में दोस्तों जो प्रमुख त्यौहार हैं, प्रमुख उत्सव हैं और प्रमुख मेले यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन रहा है। तो देखो पहला ही क्वेश्चन इन्होंने पूछा है कि हालदा फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखो इसका आंसर था आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में मनाया जाता है। और यह दोस्तों नए साल का त्यौहार है यानी कि न्यू ईयर के पर्व पर हालदा फेस्टिवल मनाया जाता है और इसे बौद्ध पंचांग के मुताबिक मनाया जाता है। इसके बारे में दोस्तों आपको यहाँ पर खास बातें दी गई हैं। मैं आपको हर एक क्वेश्चन का बहुत ही गहराई से सारी चीज़ें आपको क्लियर करूंगा उनसे कौन कौन से क्वेश्चन आपके आने वाली शिफ्टों में बन सकते हैं। ठीक है, अब देखो हल्दा जो त्यौहार है ये तो आपका नए वर्ष के पर्व पर मनाया जाता है और इसके बारे में आपको कुछ जानकारी और बता देते हैं कि जैसे यह त्यौहार भूत प्रेतों से बचने के लिए भी मनाया जाता है। इस त्यौहार के दौरान लोग मशालें जलाते हैं, जो मशाल होती है आप लोगों ने फिल्मों मूवी में देखा होगा, और हाल डा हो कहते हुए शोर मचाते हैं। मसाल जलाकर उसे हालडा हो हालडो हो करके शोर मचाया करते हैं। तो इस त्यौहार के दौरान लोग एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। इस त्यौहार के दौरान लोग परिवार के साथ मिलकर जश्न मनाते हैं। इस त्यौहार के दौरान विदेशी ड्रिंक्स भी पीते हैं, जो विदेशी लोग होते हैं वो ड्रिंक्स पीते हैं और इस त्यौहार के दौरान नृत्य भी किए जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। और भी इसे त्यौहार को लेकर दोस्तों और भी दोस्तों पॉइंट दिए गए हैं कि जैसे कि भारत में मनाए जाने वाले प्रमुख त्यौहार हैं और वो किस राज्य से हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ दुर्गा पूजा, ये देखो एसएससी जीडी में पूछा भी जा चुका है। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये दुर्गा पूजा ये आपके पश्चिम बंगाल में मनाया जाने वाला त्यौहार है। ठीक है, ये दुर्गा पूजा कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में। नवरात्रि तो भैया आपकी ज़्यादातर सभी राज्यों में मनाई जाती है, चाहे गुजरात हो महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला त्यौहार है। गुजरात तो नवरात्रि तो आपके सभी राज्यों में मनाई जाती है। ठीक है, गणेश चतुर्थी दोस्तों खासतौर से स्पेशल ज़्यादातर आप लोगों ने देखा होगा महाराष्ट्र दोस्तों गणेश चतुर्थी बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। हालांकि अब विशेषकर सभी राज्यों में दोस्तों मनाई जाती है और महाराष्ट्र और कर्नाटक में दोस्तों ये मनाया जाने वाला त्यौहार है। हालांकि विशेषकर सभी राज्यों में गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। ठीक है, दुर्गा पूजा भी अब तो लोग मनाने लगे हैं, नवरात्रि तो मान लो है ही और गणेश चतुर्थी भी है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल से पॉइंट है। आगे देखो मकर संक्रांति, तो भाई मकर संक्रांति तो ये पूरे भारत में मनाते हैं, सभी लोग मनाते हैं मकर संक्रांति। छठ पूजा दोस्तों बिहार का है। हालांकि छठ पूजा तो भाई अब ज़्यादातर विशेषकर सभी राज्यों में होने लगे, लेकिन विशेषकर जो राज्य है वो आपका बिहार है। छठ पूजा किससे संबंधित है? बिहार से संबंधित है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। बिहुला, तो बिहू से बना लेंगे, बिहुला कहाँ है? बिहार।
भाई बिहू में हा है बिहा और बिहा से बिहार, ठीक है, तो बिहार का मनाने वाला त्यौहार हो गया। माघी पूर्णिमा, ये आपका छत्तीसगढ़ का सबसे ज़्यादा फेस्टिवल मनाया जाता है माघी पूर्णिमा, ठीक है। और एक आता है दोस्तों बस्तर दशहरा, जो बस्तर दशहरा है ये आपका छत्तीसगढ़ में मनाया जाने वाला त्यौहार है, ठीक है। और उत्तरायण जो होता है ये गुजरात में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और सनबर्न उत्सव है ये गोवा में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और एक त्यौहार और है दोस्तों गोवा कार्निवल, तो जो गोवा कार्निवल है ये गोवा में ही मनाया जाता है, भाई नाम से ही गोवा है। और सिग्मो महोत्सव ये भी दोस्तों आपका गोवा में मनाया जाता है, ठीक है। एक होता है दोस्तों इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ हॉर्नबिल महोत्सव, ये मैंने आपको बहुत बार बताया है कि हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। हॉर्नबिल महोत्सव, तो भाई इसको विशेषकर याद रखेंगे, ये आपका नागालैंड में मनाया जाता है। कहाँ पर? नागालैंड में दोस्तों ये हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है, ठीक है। इस पॉइंट को आप लोग स्टार बना के नोट जरूर कर लेना, ठीक है भाई। और इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम पर सेंड कर दूंगा, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड करके अच्छे से तैयारी कर लेना भाई, ठीक है। और जिनका एग्जाम नहीं हुआ भाई, ये सभी अभी आपके पास एक लगभग आज का भी समय है, जिनका एग्ज़ाम नहीं है और आगे वाली डेट को एग्ज़ाम है, तो भाई आपके पास समय है, इन सभी पीडीएफ को अच्छे से तैयार करके जाइएगा। देखो पंचवर्षीय योजना से हर शिफ्ट में, जब से एग्जाम होना स्टार्ट हुआ है, हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन पंचवर्षीय योजना से बन रहा है। भाई यदि आपको एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेना है तो भाई मुझे पता है कि देखो आप लोग रीजनिंग में 100% स्कोर करेंगे, हिंदी में भी करेंगे, तो मैथ में दोस्तों 15 से 16 का एवरेज लेके चलो, यही आपको जीके में एवरेज लेके चलना है, हर हाल में करना है, तो भाई सिलेक्शन श्योर होगा आपका। और जो मैंने टॉपिक बताए हैं ना भाई, एक शॉर्ट वीडियो भी मैं डाल रखा है अपने चैनल पर, उनमें से जो टॉपिक्स जीके जीएस के हैं अच्छे से रीड कर लो भाई। 1951 से लेकर 1951 तक टोटल कितनी पंचवार्षिक योजनाएं थी? तो दोस्तों 1951 से लेकर 91 तक तो टोटल 7 पंचवर्षीय योजनाएं थी। यदि कुल पंचवर्षीय योजनाएं पूछेगा तो आपको 12 बतानी है, लेकिन 1951 से लेकर 1991 तक कितनी थी? टोटल 7 पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये भी क्वेश्चन आया था। अगला आया था क्वेश्चन कि भरतनाट्यम की शुरुआत किस राज्य से हुई है? तो देखो भरतनाट्यम कहाँ पर मनाया जाता है, तो आप सभी जानते हो ये आपका तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कहाँ से शुरुआत हुई? तमिलनाडु से हुई है, ठीक है। अब इसके बारे में देखो कि भरतनाट्यम की शुरुआत तमिलनाडु राज्य से हुई है। यह भारत का एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम का सबसे पुराना नृत्य माना जाता है। देखो सबसे प्राचीनतम नृत्य, कभी कभी एग्जामिनर क्वेश्चन इतना सा ही पूछ लेता है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन कि बताएगा कि भारत का सबसे प्राचीनतम नृत्य कौन सा है, प्राचीन यानी कि पुराना, तो वो आता है आपका भरतनाट्यम। कहाँ पर मनाया जाता है? तमिलनाडु में। शुरुआत कहाँ से हुई? तमिलनाडु से, ठीक है। अब देखो इससे जुड़ी कुछ आपको महत्वपूर्ण बातें बताते हैं भरतनाट्यम से जुड़ी। तो भरतनाट्यम को देवदासियों ने विकसित किया और प्रसारित किया था। इसे हम दोस्तों दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है सपोज आने वाली शिफ्टों में एग्जाम में क्वेश्चन इतना भी पूछ सकता है कि बताएगा कि किस नृत्य को हम दासी अट्टम के नाम से भी जानते हैं, तो क्या बोलेंगे कि दासी अट्टम इज इक्वल टू भरतनाट्यम, यानी कि दोनों एक ही है। भरतनाट्यम जो है भाई स्टार्टिंग में देखो आ रहा भरत, ठीक है, और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से प्रेरित भरतनाट्यम बना है। भाई भरत मुनि की पुस्तक कौन थी? नाट्य शास्त्र के रचयिता कौन है? भरत मुनि। तो उन्हीं से प्रेरित होकर ये दोस्तों भरतनाट्यम आपका जो है नृत्य हुआ। और भरतनाट्यम में दोस्तों हिंदू धार्मिक विषयों और भक्ति की अभिव्यक्ति की जाती है। भरतनाट्यम के कार्यक्रम में नर्तक जो होता है वो मंच नहीं छोड़ता है और ना ही वो अपने पोशाक यानी कि वस्त्र बदलता है। ये दोस्तों भरतनाट्यम में खास बात है। भरतनाट्यम के कार्यक्रम में ड्रम, ड्रोन और गायक से बना आर्केस्ट्रा होता है। भरतनाट्यम में हाथों में दोस्तों कितनी मुद्राएं? 11 मुद्राएं। प्रतीकात्मक हाथ के हाव भाव तक सीमित रखा जाता है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है, हो सकता है एग्जामिनर थोड़ा सा डीपली पूछ ले कि भरतनाट्यम के में कितनी मुद्राएं हैं या कितनी मुद्राएं होती हैं या कितनी मुद्राएं उसमें सीमित हैं, तो हम बता सकते हैं 11 मुद्राएं भरतनाट्यम में सीमित हैं। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन उठा के पूछ लेगा एग्जामिनर, तो उससे जुड़ी मैंने आपको पॉइंट बता दिए। देखो अगला आता है आपका छऊ। छऊ नृत्य के लिए 2018 में किसे पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो वो कौन है? तो वो है आपके तपन कुमार पटनायक। किसे सम्मानित किया गया? तो बोलेंगे भाई तपन कुमार पटनायक को 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। छऊ नृत्य के कुछ आपके प्रसिद्ध कलाकार भी हैं, जैसे आपके शुभेंद्रु नारायण हुए, सिंहदेव हैं, गंभीर सिंह मुरा हुए, ठीक है। छऊ नृत्य के कलाकार मुख्य रूप से आपके मुंडा, कुड़मी महतो, कलिंद, पत्तानेक, समल, दरोगा, मोहंती, भोल, आचार्यकर, दुबे और साहू समुदाय से आते हैं।
छऊ नृत्य की 3 प्रमुख शैलियाँ हैं, जैसे कि पुरुलिया, सरायकेला और मयूरभंज। यदि एग्जामिनर सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहे तो वह इतना भी पूछ सकता है कि छऊ नृत्य की प्रमुख कितनी शैलियाँ हैं या छऊ नृत्य की कितनी शैलियाँ हैं, तो आप बताओगे सर छऊ नृत्य की 3 शैलियाँ हैं। छऊ नृत्य के कलाकारों में बारे में और भी जानकारी है कि छऊ नृत्य के कलाकारों को पारंपरिक कलाकारों के परिवारों से या गुरु या उस्तादों से उनको प्रशिक्षण मिलता है। छऊ नृत्य के कलाकारों की अपनी सांसों पर बेहतर तरीके से नियंत्रण करना पड़ता है और छऊ नृत्य के कलाकार शारीरिक रूप से मजबूत, चुस्त और फुर्तीले होते हैं। छऊ नृत्य के कलाकारों को मुखौटा पहनना पड़ता है। छऊ नृत्य के कलाकारों को विभिन्न लोक पौराणिक कथाओं, रामायण, महाभारत प्रकरण के नृत्य के जरिए प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, इनसे जुड़े कुछ पॉइंट थे जो कि आप लोगों को अच्छे से समझ लेने हैं। ठीक है, आगे देखो आपका क्वेश्चन फिर से पंचवर्षीय योजना से इन्होंने पूछ लिया कि प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या था। ये आपके लिए देखो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, पंचवर्षीय का बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जामिनर ने पूछा है। तो देखो यहाँ पर आपको पॉइंट दिए गए हैं कि पहली पंचवर्षीय योजना जो भारत हुई थी, इसका जो मेन मकसद था वो था देश के विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुआ था और इस समस्या को दूर करना इसकी प्रमुख योजना थी। और इस योजना का जो आदर्श वाक्य था वो था कृषि का विकास। ठीक है, अब देखो, अब एग्जामिनर सिंपल सा क्वेश्चन उठाएगा, पूछेगा कि बताएगा कि पहली पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य क्या था, तो भाई वो था कृषि का विकास। इसको अपने माइंड में अपने अच्छे से सेट कर लो ताकि आप लोग कभी ना भूलो। आज़ादी के बाद देश का पुनर्निर्माण करना भी इस योजना का मकसद था। पहली पंचवर्षीय योजना से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि इस योजना का मकसद राष्ट्र के विभाजन और द्वितीय विश्व युद्ध की वजह से पैदा हुई समस्याओं को दूर करना था। और इस योजना का जो आदर्श वाक्य है वो था कृषि का विकास। भाई बार बार बोलेंगे सभी लोग, कृषि का विकास। आज़ादी के बाद देश का पुनर्निर्माण करना भी इस योजना का मकसद था। सोवियत संघ की पहली पंचवर्षीय योजना, जिसको बोलते हैं यूएसएसआर, सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यूएसएसआर में तेजी से औद्योगिकीकरण शुरू करने के लिए पहली पंचवर्षीय योजना बनाई गई और यह योजना आपकी 1 अक्टूबर 1928 को शुरू की गई थी। याद रख लेना कब की गई थी, 1928 को। ठीक है, आगे चलते हैं। ग्राम पंचायत का उल्लेख किस आर्टिकल में है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन पूछा, तो भाई सभी लोगों ने ये तो क्वेश्चन कर लिया होगा। किसमें है दोस्तों, आपको सर आर्टिकल 40 में। किसमें है दोस्तों, आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत का उल्लेख किया गया है। आगे चलते हैं, इस पर इससे जुड़े आपके कुछ पॉइंट हैं ग्राम पंचायत से जुड़े कि पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले दोस्तों आपकी कहाँ पर लागू हुई थी, तो वो था आपका राजस्थान। इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले के बागड़ी गांव में हुआ था। इस दिन भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। पंचायती राज व्यवस्था से जुड़ी कुछ बातें हैं, जैसे कि पंचायती राज व्यवस्था को औपचारिक रूप से 1992 में 73वें संविधान संशोधन के जरिए लागू किया गया था। पंचायती राज व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी स्वशासन की प्रणाली है। पंचायती राज व्यवस्था विकेंद्रीकरण और जमीनी स्तर के लोकतंत्र के सिद्धांतों पर आधारित है। पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन था, तो वो था आंध्र प्रदेश। पश्चिम बंगाल में आपकी 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। ठीक है, तो पूछ सकता है एग्जामिनर, बताएगा कि 4 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था कहाँ पर लागू की गई है, तो वो आप बता सकते हो कि पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है कि पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन सा है, तो आप बताओगे आंध्र प्रदेश था। ठीक है, यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। आगे चलते हैं, अगला है कि वर्तमान में भारत के यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है। भाई बताओ, करंट का सिंपल सा क्वेश्चन। प्रीति सूदन कौन है भाई, प्रीति सूदन है। ये संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की अध्यक्ष है। इन्होंने 1 अगस्त 2024 को यह अपना पदभार संभाला। इससे पहले कौन थे, तो वो थे डॉक्टर मनोज सोनी, यूपीएससी के अध्यक्ष थे। तो भाई जो मनोज सोनी हैं ये दोस्तों पहले थे, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में कौन है, वो है प्रीति सूदन। और प्रीति सूदन ने किसका स्थान लिया है, मनोज सोनी का स्थान लिया है। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। यूपीएससी भारत की प्रमुख केंद्रीय भर्ती एजेंसी है और यह अखिल भारतीय सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं का समूह ए और बी के लिए परीक्षाएं आयोजित करती है और नियुक्तियां करती हैं। अब देखो, यहाँ से आने वाली शिफ्टों के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यूपीएससी की स्थापना कब की गई थी, तो हमारा जवाब होगा 1 अक्टूबर 1926 ईस्वी को यूपीएससी की स्थापना की गई थी। दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लो भाई सभी लोग कि सर रॉस बॉर्कर यूपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। तो सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा कि यूपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सर रॉस बॉर्कर।
एच के कृपलानी यूपीएससी के पहले भारतीय अध्यक्ष थे, उन्होंने अप्रैल 1947 को पदभार संभाला था। तो ये दोनों क्वेश्चन पॉइंट पर आपको स्टार नोट बना के नोट कर लेना है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी का पीडीएफ तो मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा ही रहा हूँ। ठीक है, अच्छे से पढ़ लेना भाई, जिनका भी एग्जाम आगे वाली शिफ्टों में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही के बजट में निर्मला सीतारमण ने कितने क्षेत्रों को प्राथमिक दिया है? तो टीडीएस, टीसीएस, मेडिकल, सुधार, किसान, एमएसएमई, निर्यात, युवा, स्किल और शिपिंग जैसे विषयों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है। भारत का पहला बजट कब पेश किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाएंगे, स्टार पॉइंट बना के नोट करेंगे सभी लोग। 18 फरवरी 1860 को जेम्स विल्सन ने के द्वारा इसे पेश किया गया था। यह बजट ब्रिटिश वायसराय की परिषद में पेश किया गया था और इसका जो मेन उद्देश्य था वो था कि भारत की वित्तीय स्थिति का आकलन करना, और इस बजट में कई नई कर नीतियों की शुरुआत की गई थी। स्वतंत्र भारत का जो पहला बजट था वो था 26 जनवरी 1947 को आर के षणमुखम चेट्टी के द्वारा पेश किया गया। इसको वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बना लो भाई, आपके आने वाली शिफ्टों के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहा है। ये क्वेश्चन जरूर किसी न किसी शिफ्ट में आपसे जरूर पूछा जाएगा कि भारत का पहला बजट पूछेगा तो 18 फरवरी 1860 बताना है। यदि स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछेगा तो 26 नवंबर 1947 बताना है। ये दोनों क्वेश्चनों में भाई कंफ्यूजन नहीं करना है। भारत का पहला पूछेगा तो 18 फरवरी 1860 बताना है, स्वतंत्र भारत का पहला बजट पूछेगा तो 26 नवंबर 1947 बताना है, ये याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट, संविधान के आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको बोलते हैं एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एएफएस, सामान्य रूप से जिसे बजट कहा जाता है, इसका प्रावधान किया गया है। ठीक है, तो सामान्य बजट का प्रावधान किसमें है? तो आर्टिकल 112 में है, इस पॉइंट को याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है, अब दोस्तों यहाँ से आपका हिंदी का बताता हूँ, जो आपका 7 फरवरी को फर्स्ट शिफ्ट में हिंदी में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो, स्त्री गणेश, भाई किसी काम का स्त्री गणेश करना, उसको विलोम क्या होता है? इतिश्री, इतिश्री। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। अब देखो यहाँ पर आपके स्टार्ट होते हुए हिंदी का मुझे एक ही क्वेश्चन पता चला था कि श्री गणेश का विलोम शब्द आया था, बाकी की मुझे अभी तक जानकारी नहीं मिली है। जो जो मुझे मिल जाते हैं उस पर आप लोगों के लिए एनालिसिस करके वीडियो ला देता हूँ और उसकी पीडीएफ तैयार कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ से आपके क्वेश्चन आया था एसएससी जीडी की 7 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, अब यहाँ से हम सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस कर रहे हैं, मेरा फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट होता है। तो वो सेकंड शिफ्ट में क्या आया था? जीके का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कि किस नृत्य को 2010 में यूनेस्को में शामिल किया गया था? तो वो है आपका छाऊ नृत्य। ठीक है, छाऊ नृत्य जो है ये आपका दोस्तों यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है, और इससे पहली फर्स्ट शिफ्ट में भी देखो छाऊ नृत्य के बारे में आपसे पूछा भी गया है। आगे देखो दिया गया है कि यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल है कालबेलिया नृत्य, छऊ नृत्य, मुडेट्टू नृत्य, गरबा। गरबा कहाँ का है? गुजरात का है। इनके अलावा राममन भी यूनेस्को के अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में सूची में शामिल है। राममन गढ़वाल हिमालय का एक धार्मिक त्योहार है और अनुष्ठान रंगमंच है। यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कुछ और तत्व ये रहे हैं, जैसे कि आपका योग हुआ, क्या हुआ दोस्तों? योग है, कुंभ मेला है और दुर्गा पूजा है। ठीक है, दुर्गा पूजा अभी मैंने बताया था कहाँ पर होता है? पश्चिम बंगाल में होता है। ठीक है, कुंभ मेला तो पता ही है, प्रयागराज में भी लगता है, उज्जैन में भी लगता है, नासिक में भी लगता है। कालबेलिया नृत्य राजस्थान के कालबेलिया जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाता है, इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। इस नृत्य में नागों जैसी चालें की चली जाती हैं और वेशभूषा भी नागों जैसी होती है। इस नृत्य में दोस्तों बीन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसलिए दोस्तों इसको क्या बोलते हैं? कालबेलिया नृत्य। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया विंटर्स गेम्स 2023 का कौन सा संस्करण था? तो दोस्तों ये आपका तीसरा संस्करण था। कौन सा दोस्तों? तीसरा संस्करण था। ठीक है, ये आपका खेलो इंडिया विंटर्स गेम 2023 का। अगला क्वेश्चन है कि जब क्रिप्स मिशन भारत आया था तो उस समय भारत का वायसराय कौन था? बताओ, हिस्ट्री का सबसे शानदार क्वेश्चन। तो भैया आंसर दे देना है लॉर्ड लिनलिथगो। कौन था मेरे भाई? लॉर्ड लिनलिथगो था, क्योंकि क्रिप्स मिशन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत भेजा गया था, और एक मिशन था जिसका मकसद था कि भारत से युद्ध के लिए समर्थन हासिल करना, और इस मिशन का नेतृत्व सर स्टीफोर्ड क्रिप्स ने किया था, और यह मिशन मार्च 1942 में भेजा गया था। इस मिशन के तहत भारत को डोमिनियन का दर्जा देने का प्रस्ताव रखा गया। इस मिशन में भारत के संविधान सभा का गठन करने का प्रस्ताव रखा गया था, और इस मिशन के तहत भारत को अंतर्राष्ट्रीय निकायों और संयुक्त राष्ट्र में भाग लेने की अनुमति भी दी जानी थी। नेक्स्ट, अगला पॉइंट है कि सिक्किल माला
चंद्रशेखर किस वाद्य यंत्र से जुड़े हैं? हो सकता है आपने पॉइंट इनके लिए पहली बार नाम इनका सुना हो, सिक्किलमाला। जो सिक्किलमाला चंद्रशेखर है ये दोस्तों बांसुरी वादक है। क्या दोस्तों? बांसुरी वादक है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन आया था कि जनसंख्या के प्राकृतिक वृद्धि दर को क्या कहा जाता है? ये आपका एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसको कहते हैं प्राकृतिक जनसंख्या परिवर्तन दर, RNI कहते हैं। और यह किसी खास समय अवधि के किसी खास आबादी में जन्मों की संख्या और मृत्युओं की संख्या के अंतर को बताता है। जनसंख्या की प्राकृतिक वृद्धि दर को आमतौर पर प्रतिशत या प्रति हजार लोगों के हिसाब से बताया जाता है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आया था कि पर्णपाती वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो देखो मैं आपको बता दूं, आपके जो पर्णपाती वन है ये आपके उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों में पाए जाने वाले होते हैं। भारत में जो ये वन है ये आपके प्रायद्वीपीय के अधिक वर्षा वाले हिस्सों और उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे मैदानी इलाकों में ये पाए जाते हैं। यदि मैं बात करता हूँ पर्णपाती वनों के बारे में, तो जो आपके पर्णपाती वनों में जो पेड़ होते हैं वो साल के कुछ मौसमों में अपने पत्ते गिरा देते हैं, पर्णपाती। और ये वन समशीतोष्ण, उष्णकटिबंधीय और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों में जैसे आपका देवदार हुआ, सागौन हुआ, ओक का वृक्ष हुआ, चंदन का वृक्ष हुआ और प्रभुर्ज, ये पेड़ दोस्तों आते हैं। इनमें दोस्तों क्या होते हैं, इनके पत्ते झड़ जाते हैं और फिर से नई पत्तियां उगा देती हैं, तो इनसे वनों को हम पर्णपाती वन कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया है कि लोकसभा के अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किस आर्टिकल के तहत देते हैं? तो आर्टिकल 94 के तहत देते हैं। किसके तहत? आर्टिकल 94 के तहत। नेक्स्ट है दोस्तों, सेवन सिस्टर समय सर्वाधिक जनसंख्या किस राज्य का है? तो वो है दोस्तों आपका असम का। कहाँ का है दोस्तों? असम का। असम की यदि मैं नृत्य की बात करूँ तो बिहू नृत्य कहाँ का है? तो बिहू भी दोस्तों आपका असम का है। ठीक है, ये तो बहुत पूछा जाता है, बिहू कहाँ का है? असम का है। सत्रिया भी पूछ लिया जाता है, सत्रिया कहाँ का है? तो आप कहो सत्रिया भी असम का है। सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया भी आपका असम का है। ठीक है, आगे चलते हैं। ओम का नियम क्या बताता है? देखो दोस्तों, ओम का नियम, ओम के नियम का दोस्तों फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने 10th क्लास से पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा फिजिक्स में। R बराबर क्या होता है? V/I। ये क्या होता है दोस्तों? हमारा ओम का नियम। बस भाई सभी लोग जानते हो कि भाई आप लोगों ने फिजिक्स जरूर पढ़ी होगी। R बराबर V/I, या बोले तो I बराबर क्या होता है? V बराबर क्या होता है? V बराबर I/R। यही तो होता है भाई ओम के नियम का सूत्र। यानी कि किसी चालक से गुजरने वाली धारा चालक के स्तरों के विभवांतर के समानुपाती होती है। यह नियम स्थिर तापमान पर लागू होता है। ओम के नियम से कुछ जुड़ी बात है कि ओम के नियम का सूत्र होता है V बराबर IR, और जिसमें V हमारा विभवांतर होता है, I हमारी धारा होती है और R हमारा प्रतिरोध। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओमेगा। ओमेगा यानी कि ओम, इस प्रकार से होता है। ठीक है, ये क्या होता है? प्रतिरोध। ये किसका मात्रक होता है भाई? प्रतिरोध का। और प्रतिरोध का ये चिन्ह होता है। ठीक है, सिंपल सा था भाई। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है कि संघ सूची और यहाँ पर राज्य सूची है। ठीक है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, भाई 3 सूची हैं। इनका उल्लेख किस में दिया गया? संविधान की 7वीं अनुसूची में। बताओ, इतना सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था पॉलिटी से। देखो संघ सूची में क्या क्या जुड़े हैं? तो भाई संघ सूची में हित से जुड़े विषय हैं। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। राज्य सूची में राज्यों से जुड़े विषय होते हैं। इनमें विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार के पास। देखो संघ सूची केंद्र के अंडर में होगी, राज्य सूची राज्य सरकार के अंडर में होगी। और समवर्ती सूची में दोनों होते हैं, केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी। मैंने आपको ये पॉइंट बहुत अच्छे से बताए हैं। आप पॉलिटी की क्लास देख लेना मेरी, SSC GD अंकित भाटी सर की बुक सॉल्यूशन में। ये सब पर मैंने बहुत अच्छे से आपको सारी चीज़ें बता रखी हैं। आगे देखो, एशियाई खेल, एशियाई खेल 2014 में भारत ने कितने वर्ष बाद स्वर्ण पदक जीता था? कितने वर्ष बाद? तो भाई 16 साल बाद जीता है, 16 साल बाद। ठीक है, अगला है कि संस्कृति मंत्रालय के वर्तमान में मंत्री कौन है? तो वो हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। कौन है भाई? गजेंद्र सिंह शेखावत, ये वर्तमान में संस्कृति मंत्रालय के मंत्री हैं। नेक्स्ट, श्री नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तथा निम्न मंत्रालयों के प्रभारी कार्यक्रम कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष विभाग, सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी विभागों को किसी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट मंत्री। अब यहाँ से देखो, श्री राजनाथ सिंह, श्री राजनाथ सिंह क्या है? रक्षा मंत्री। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री। नितिन जयराम गडकरी कौन है? सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री। श्री जगत प्रकाश नड्डा कौन है? स्वास्थ्य मंत्री, परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान को क्या है भाई? कृषि और एवं किसान कल्याण मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान है। श्रीमती निर्मला सीतारमण, ये कौन है? वित्त मंत्री और कारपोरेट कार्य मंत्री। श्री सुब्रमण्यम जयशंकर, ये कौन है भाई? विदेश मंत्री हैं। मनोहर लाल आवासन और शहरी कार्य मंत्री तथा ऊर्जा मंत्री हैं। श्री HD कुमार स्वामी, ये भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री हैं। पीयूष गोयल कौन है भाई? वाणिज्य मंत्री, उद्योग मंत्री।
धर्मेंद्र प्रधान कौन है भाई? शिक्षा मंत्री हैं। ये तो क्वेश्चन में भी बन चुका है, आपके आने वाली पिछली शिफ्ट में पूछा जा चुका है। श्री जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री हैं। राजीव रंजन और ललन सिंह ये पंचायती राज मंत्री तथा मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल सोनोवाल ये आपके पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री है। वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। किंजूरापू राममोहन नायडू ये नागर विमानन मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री हैं। और श्री जूएल ओरम ये जनजातीय कार्य मंत्री हैं। गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्री हैं। अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री है। भैया आरपीएफ वाले याद रख लेना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए। और आगे दिया है कि अश्विनी जो वैष्णव रेल मंत्री के साथ साथ सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया संचार मंत्री तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत, अभी यही क्वेश्चन आया ही था आपका एग्जाम में, संस्कृति मंत्री तथा पर्यटन मंत्री भी हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी ये महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी कौन है भाई? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री। डॉक्टर मनसुख मांडविया श्रम और रोजगार मंत्री तथा युवा कार्यक्रम खेल मंत्री। श्री जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री तथा खान मंत्री। श्री चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। श्री CR पाटिल ये जल शक्ति मंत्री। भाई मंत्री मंत्री ही भरे पड़े हुए हैं पूरे भारत में, पूरे भारत में मंत्री मंत्री भरे पड़े हुए हैं, हर कैटेगरी के हैं भाई। आगे चलते हैं। देखो अगला क्वेश्चन था कि कलामंडलम कल्याण कुटी अम्मा किस राज्य से संबंधित है? तो ये भाई केरल से संबंधित है। ये क्या है दोस्तों? ये एक नृत्य होता है जिसको बोलते हैं कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ये 1915 से 1999 दक्षिण भारत के केरल के युगांतरकारी मोहिनीअट्टम नर्तकी और शोधकर्ता थी। ये कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा ये कौन थी भाई? ये एक नर्तक थी। क्या थी? नर्तक, जो कि मोहिनीअट्टम नर्तक और शोधकर्ता थी। कौन सी नर्तक थी? ये कलामंडलम कल्याणकुटी अम्मा ये मोहिनीअट्टम की नर्तकी थी ये। ठीक है। केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब दिया गया? 1974 में। केरल केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1978 में। कालिदास सम्मान 1997 से 1998 में। केरल कलामंडलम की कीर्ति शंकु उपाधि 1980 में। केरल ललित कला सोसाइटी में नृत्य प्रवीण उपाधि 1984 में मिला। केरल कलामंडलम फेलोशिप 1986 में। केरल संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1992 में शुरुआत हुई। प्रसिद्ध कवि वल्लथोल नारायण मेनन में काव्यत्री उपाधि 1940 में शुरुआत हुई। ठीक है। इनका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। देखो अगला क्वेश्चन आया था कि महाराष्ट्र में मनाया जाने वाला नए वर्ष का त्यौहार किस नाम से जाना जाता है? उसको बोलते हैं गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में मनाया जाता है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र में नए साल का त्यौहार है गुड़ी पड़वा को के नाम से मनाया जाता है। और यह त्यौहार हिंदू कैलेंडर के मुताबिक चैत महीने के पहले दिन में मनाया जाता है। और यह त्यौहार आपके मार्च अप्रैल के महीनों में आता है। गुड़ी पड़वा से जुड़ी कुछ बातें हैं कि गुड़ी पड़वा को संवत्सर पंडवों के नाम से भी जाना जाता है। गुड़ी पड़वा नई फसल की शुरुआत का प्रतीक होता है। इस दिन लोग घरों की रंगोली और मालाओं से सजाते हैं। इस दिन घर के बाहर गुड़ी लगाई जाती है और गुड़ी जीत का प्रतीक होता है। गुड़ी पड़वा के दिन लोग गुड़ी की पूजा भी करते हैं। नेक्स्ट है बैसाखी कहाँ का है दोस्तों? बैसाखी आपका पंजाब का है। और पंजाब का कौन है दोस्तों? बता दूं, भांगड़ा। भांगड़ा भी देखो आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, भांगड़ा भी पंजाब का है। ठीक है। जुड़ शीतल बिहार का है। बुहांग बिहू ये पूर्वोत्तर भारत का है। गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का है। उगादी पर्व दक्षिण भारत का है। जमशेदी नवरोज विशु केरल का है। पोइला बोईशाखा ये पश्चिम बंगाल का है। ठीक है। और पश्चिम बंगाल का एक आपका दुर्गा पूजा भी है। ठीक है। दुर्गा पूजा भी पश्चिम बंगाल का है। नेक्स्ट, अब यहाँ से देखो मैं बात करता हूँ दोस्तों हिंदी की, कि हिंदी में आपके 7 फरवरी की सेकंड शिफ्ट को कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। देखो अगला एक आया था क्वेश्चन, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो वो होता है बहुत अच्छा लिखना। भाई कोई अच्छा लिखता ना, कहते हैं ना भाई तू तो बहुत कलम तोड़ रहा है, भाई बहुत अच्छा लिखना है। ठीक है। अब देखो यहाँ से मैं आपको कुछ और मुहावरे बता देता हूँ जो कि मेरे अकॉर्डिंग लगता है कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आने वाली शिफ्टों में बन सकते हैं। जैसे कि अंगारे बरसना। अंगारे बरसने मुहावरे का अर्थ होता है भाई बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ना। अकल का अंधा मूर्ख होना। आंखों में धूल झोंकना धोखा देना। अपनी खिचड़ी अलग पकाना सबसे अलग काम करना भाई। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। अपनी प्रशंसा स्वयं करना। ईंट से ईंट बजाना भाई पूरी तरह से नष्ट कर देना। कान खड़े होना भाई, कहते हैं ना कान खड़े कर लो सावधान हो जाना। कान पर जू ना रेंगना बिल्कुल भी असर ना होना। कान भरना, किसी के कान भर रहे भाई चुगली कर रहे हैं ना। कान लगाकर सुनना भाई किसी चीज़ को ध्यान से सुनना। कान का कच्चा होना, कान के कच्चे वही होते हैं जो लोगों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। मुंह उतरना उदास होना। नाक पर गुस्सा होना तुरंत क्रोध करना। आंखें बंद होना मर जाना। भाई कोई किसी की आंखें बंद हो गई
तो समझ लो वो हमेशा के लिए सो गया, यानी कि वो मर गया। ठीक है भाई, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रखे थे। अब मैं आपको बताऊंगा कि एसएससी जीडी की थर्ड शिफ्ट में आपके जीके के एनालिसिस के बारे में, कि थर्ड शिफ्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन बने थे। ठीक है भाई, देखो पहला पॉइंट देखो, फिर से देखो वही पूछ लिया ना भाई, पंचवर्षीय योजना। अब भैया इसमें पूछ लिया उन्होंने कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे गुलजारी लाल नंदा। कौन थे मेरे भाई? गुलजारी लाल नंदा। इस योजना के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। यह योजना साल 1951 में शुरू हुई थी। इसका मकसद प्राथमिक क्षेत्र के विकासों पर ध्यान को केंद्रित करना था। यह योजना कुछ संसाधनों के साथ किस मॉडल पर आधारित थी? तो ये योजना जो पहली पंचवर्षीय योजना है, ये हैरोड डोमर मॉडल पर आधारित थी। इसको इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई। यह योजना 1951 से 1956 के बीच चली थी। बंगाल विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। बंगाल विभाजन के समय, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो 1905 में हुआ था। इसको भी याद रख लेना। बंगाल विभाजन के समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। उन्होंने 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा की थी और यह विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को लागू किया गया था। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल और असम बना था। इस विभाजन में बड़े पैमाने पर मुस्लिम पूर्वी क्षेत्रों पर, हिंदू पश्चिमी क्षेत्रों से अलग हो गए। विभाजन को रद्द करने की घोषणा किसने की थी? लॉर्ड हार्डिंग ने की थी। बंगाल विभाजन को रद्द करने का आदेश 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली में हुए दरबार में दिया गया था। इस दरबार में सम्राट पंचम जॉर्ज, सम्राज्ञी मैरी और भारत सचिव लॉर्ड क्रू शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय से निकला किस ओर बहती है? अच्छा, हिमालय से निकल कर होगा। ठीक है, हिमालय से निकल कर किस ओर बहती है? तो ये पूर्व दिशा की ओर बहती है। किस दिशा की ओर? पूर्व दिशा की ओर। ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश और असम राज्यों से होकर बहती है। यह नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में बताऊं तो इसकी जो कुल लंबाई कितनी है? 2900 किलोमीटर है और इसको 1650 किलोमीटर हिस्सा भारत में, 1250 किलोमीटर हिस्सा बांग्लादेश में पड़ता है ब्रह्मपुत्र नदी का। ठीक है, नेक्स्ट, अरुणाचल प्रदेश में इसे किस नाम से जाना जाता है? अब देखो क्वेश्चन यहाँ पर इसे जाना जाता है दिहांग से। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि अरुणाचल प्रदेश को, सॉरी, ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? तो वो है आपकी दिहांग नदी के नाम से। बांग्लादेश में किसे क्या जमुना बोला जाता है? देखो बांग्लादेश में से क्या बोला जाता है? जमुना। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय के समांतर पूर्व की ओर बहती है और यह नामचा बरवा 7757 मीटर पर पहुँचने के बाद एक यू मोड़ लेती है और इसे अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। असम में यह दिबांग लोहित और कई अन्य सहायक नदियों से मिलकर ब्रह्मपुत्र बनती है। नेक्स्ट आया था कि पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य यंत्र बजाते? तो ये एक सितार वादक थे। कौन से वादक थे? तो पंडित रविशंकर जी महाराज ये सितार वादक थे। इनके जन्म की बात करें तो 7 अप्रैल 1920 को बनारस यानी कि कहाँ पर हुआ था? काशी या वाराणसी भी इसी को बोलते हैं, या इसी को वाराणसी भी कहते हैं। ठीक है, में हुआ था। इन्होंने 14 साल की उम्र में अपने भाई उदय की मंडली में नृत्य किया था। उन्होंने दिसंबर 1943 में सितार बजाना शुरू किया था। उन्होंने पहला प्रदर्शन अली अकबर खान के साथ जुगलबंदी में हुआ था। उन्होंने कई महत्वपूर्ण संगीत उत्सवों में हिस्सा लिया और इन्हें भारत रत्न 199 में सम्मानित किया गया। सॉरी, 1999 होगा भाई, 1999 में सम्मानित किया गया। ठीक है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ भाई, थोड़ा सा सुधार कर लेना। उन्होंने जॉर्ज हैरिसन से सितार सीखा था। जॉर्ज हैरिसन ने ही पंडित रविशंकर को द गॉड फादर ऑफ द वर्ल्ड म्यूजिक कहा था। ठीक है, वैदिक युग में लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो ये आपके अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। लोहे के साक्ष्य कहाँ से मिले थे वैदिक युग में? अतरंजी खेड़ा से। उत्तर वैदिक काल में लोहे के साक्ष्य उत्तर प्रदेश के अतरंजी खेड़ा से मिले हैं। इसके अलावा तमिलनाडु और विदर्भ में भी लोहे के साक्ष्य पाए गए हैं। उत्तर वैदिक काल के ग्रंथों में लोहे को श्याम आयस कहा गया है और तमिलनाडु में मिले रेडियोमेट्रिक डेटिंग के मुताबिक यह 3345 ईसा पूर्व से लोहे का इस्तेमाल हो रहा था। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ किस वर्ष ओलंपिक में रजत पदक जीते थे? तो 2004 में। उन्होंने सबसे बड़ी उपलब्धि 2004 के एथेंस ओलंपिक में मिली। यहाँ उन्होंने डबल ट्रैप में रजत पदक जीता, जिससे वे ओलंपिक में पदक जीतने वाले पहले भारतीय बन गए और निशानेबाजी में राठौर की सफलता को न केवल उन्हें गौरव दिलाया बल्कि भारतीय निशानेबाजों को नई पीढ़ी को भी प्रेरित किया था। नेक्स्ट, सम्मान नागरिक संहिता का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 44 में। भारतीय संविधान का आर्टिकल 36 से 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको डीपीएसपी बोलते हैं, यह तत्व देश के शासन के लिए मौलिक है। इन तत्वों के लागू करना राज्य का प्रमुख कर्तव्य होता है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से लिए गए हैं। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा के बारे में बताता है।
आर्टिकल 38 सामाजिक और राजनीतिक और आर्थिक न्याय के लिए बताता है। आर्टिकल 39 पुरुष और महिलाओं को समान रूप से जीविका को पर्याप्त साधन मिलना। आर्टिकल 41 बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी, विकलांगता जैसी परिस्थितियों को काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता को पाने का अधिकार होना। आर्टिकल 42 राज्य कार्य की उचित और मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करना और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान करना। आर्टिकल 43 में श्रमिकों को जीवन निर्वाह मजदूरी, सभ्य जीवन स्तर और अवकाश का पूरा आनंद दिलाना। आर्टिकल 46 में कर्मचारियों को निर्वाह मजदूरी और शालीन जीवन पर स्तर देना। ये दोस्तों प्रमुख पॉइंट रहे हैं। नेक्स्ट है 1951 की जनगणना। जनगणना से भी संबंधित क्वेश्चन बहुत पूछ रहे हैं आपके एग्जाम में। तो भारत की साक्षरता दर कितनी थी 1951 की जनगणना के अनुसार? तो वो थी आपकी 18.33। 18.33। अब यहाँ से मैं बात करता हूँ साल 2011 की जनगणना के अनुसार यह दर बढ़कर 74.04 हो गई। और यह साल 1951 की जनगणना के बारे में बताऊं तो 1951 की जनगणना में भारत की आबादी 36.1 करोड़ थी और 1951 में भारत की जीवन प्रत्याशा 32 साल थी। 2011 की जनगणना के अनुसार बताएं तो 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुषों की साक्षरता दर 82.14 थी और महिलाओं की साक्षरता दर 65.44% थी और 2011 में केरल में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा थी। ठीक है, पुरुषों की भी पूछ सकता है और महिलाओं को भी पूछ सकता है, तो ये दोनों याद रख लेना। पुरुष की 82.14, महिलाओं की 65.44 2011 के अनुसार। ठीक है, दूसरी पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो ये आपकी भारी उद्योग पर आधारित थी। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना बुनियादी और पूंजीगत उद्योगों के विकास पर आधारित थी। इस योजना का मकसद इन उद्योगों को बेहतर बनाना और उन्हें प्रतिस्थापित करना था। नेक्स्ट, दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान किए गए कुछ काम थे, जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट और स्ट्रीट प्लांट लगवाना। सोवियत संघ, ब्रिटेन और पश्चिमी जर्मनी की मदद से इन प्लांटों का निर्माण किया गया। कोयले का उत्पादन बढ़ाया गया। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में 2024 का भारत का आयुक्त राजदूत किसे नियुक्त किया गया? तो विनय मोहन क्वात्रा को। ये करंट का क्वेश्चन था भाई। तंजौर भरतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य की शैली है। भरतनाट्यम तमिलनाडु में मनाया जाता है। यामिनी कृष्णमूर्ति, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, कृष्णमूर्ति, सोनल मानसिंह, ये सभी का संबंध भरतनाट्यम से है और रुक्मणी अरुंडेल, इन सभी का संबंध भरतनाट्यम से है। ठीक है, नेक्स्ट और कौन है भाई? टी बाला सरस्वती है, पद्मा सुब्रमण्यम है, एस के सरोज हैं, विजयवंती माला है, वैजयंती माला, राम गोपाल, लीला सैमसन, मृणालिनी साराभाई। ये कौन है भाई? मृणालिनी साराभाई ये भी हैं। और मल्लिका साराभाई, मालविका सरकार, प्रियदर्शनी गोविंद और अनीता रत्नम। नेक्स्ट है गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। गरीबी हटाओ का नारा पंचवर्षीय योजना पांचवी 1974 से 1978 के बीच दौरान दिया गया था। इस योजना में गरीबी उन्मूलन, रोजगार और न्याय पर सबसे ज़्यादा बल दिया गया। इस योजना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि ये योजना दोस्तों ये आपके कृषि उत्पादन और रक्षा का आत्मनिर्भरता पर ध्यान देती है। इस योजना के पहले साल में न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम का मकसद बुनियादी जरूरतों को पूरा करना था। नेक्स्ट है डीपी धर ने न्यूनतम जरूरत कार्यक्रम एमएनपी को तैयार किया था। इस योजना में रोजगार बढ़ाने पर भी जोर दिया गया था। अगला पॉइंट है कि शिशु मृत्यु दर में सबसे ज़्यादा किस राज्य में है? तो वह आपका मध्य प्रदेश। साल 2019 में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर 48 प्रति हजार जीवित जन्म थी। वहीं बिहार में शिशु मृत्यु दर 38 प्रति 1000 जीवित जन्म थी। शिशु मृत्यु दर का मतलब है कि 1 साल से कम उम्र के बच्चों की मौतों पर प्रति हजार जीवित जन्मों पर। वहीं केरल में, नागालैंड में, गोवा, पुडुचेरी, सिक्किम में शिशु मृत्यु दर सबसे कम 7 से 12 मौत प्रति हजार, यानी 1000 पर 7 से 12 लोगों की मौत। नेक्स्ट, अब यहाँ से दोस्तों हम 7 फरवरी की थर्ड शिफ्ट की हिंदी के बारे में पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो देखो अगला आपके थर्ड शिफ्ट में आया था कि सरस्वती का पर्यायवाची। तो सरस्वती का पर्यायवाची क्या होता है? शारदा है, वागेश्वरी बोलते हैं, वेद माता है, वीणा पाणी है, भारती है, वाग्देवी, महाश्वेता, ज्ञानंदा, हंसवाहिनी, वीणावादिनी और ज्ञानदायिनी भी इन्हीं को कहा जाता है। ये आपके पर्यायवाची आया था सरस्वती का। और एक विलोम शब्द आया था आपका कोमल का। तो कोमल का क्या होता है? कठोर होता है, सिंपल सा था भाई। आय शब्द का विलोम, तो भैया आय, आय का मतलब होता है कमाना और व्यय यानी कि खर्च होना। ठीक है, ये भी विलोम शब्द बिल्कुल सिंपल सा था। सूर्य जी पर्वत के पीछे निकलता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे उदयांचल कहा जाता है। भाई पर्वत के पीछे निकल रहा है और भाई उदय हो रहा है। ठीक है, उदयांचल। ठीक है, अगला आया था कि साझा करना, मुहावरे का अर्थ क्या है? तो साझा करना यानी कि किसी चीज को किसी व्यक्ति के साथ शेयर करना, उसे एक साथ
रखना, यानी कि किसी के साथ हम उस चीज़ का साझा कर रहे हैं, यानी कि उसके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ये होता है इसका मुहावरे का अर्थ। ठीक है भाई, लगता है इतने ही क्वेश्चन थे भाई, इतने ही पॉइंट थे भाई। ठीक है भाई, तो ये थे दोस्तों आपके 7 फरवरी के जितने भी आपके क्वेश्चन मुझे मिले थे, वो मैंने आप लोगों के साथ सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है, तो ये आपके दोस्तों 7 फरवरी की तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन। ठीक है, 7 फरवरी की ये आपके सभी तीनों शिफ्टों के क्वेश्चन दोस्तों हमने डिस्कस कर लिए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों इन क्वेश्चनों से आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प देखने को मिलेगी आने वाली एग्ज़ामों में। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको बेहद पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करके एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। और जिस भी भाई का एग्ज़ाम नहीं हुआ तो भाई कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपका एग्ज़ाम कब है, और जिनका एग्ज़ाम हो गया है तो प्लीज़ वो दोस्तों अपना रिव्यू हमें ज़रूर दें कि आप लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। ऐसे ही दोस्तों आपकी सभी शिफ्टों की वीडियोस अपने यूट्यूब चैनल पर आपको देखने को मिलती रहेंगी। ठीक है, तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, और इसका पीडीएफ मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर थोड़ी देर में प्रोवाइड करा दूंगा, तो वहाँ से जाकर आप इस वीडियो को पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं, और मिलते हैं आप लोगों के ऐसे ही दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत।